5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के लोगों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर धावा बोल दिया और बांग्लादेश आर्मी की सहायता से तख्ता पलट कर दिया। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? यह रातों रात नहीं हुआ और हाल के महीनों में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है। इस वर्ष जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों के बाद कई महीनों तक बढ़ते तनाव रहे, जिसमें राजनीतिक विरोध प्रदर्शन महीनों तक हिंसक होते रहे। चुनावों से पहले मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश की राष्ट्रीय पार्टी बीएनपी ने हसीना से चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट के पक्ष में पद छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और बीएनपी ने अंततः चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और इसके बाद 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गहरी चिंता व्यक्त की और तुरंत एक संयुक्त बयान जारी किया, उद्धरण के बिना। हालांकि विवाद से प्रभावित चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने कुल 300 सीटों में से 224 सीटों पर जीत हासिल की। ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने चुनाव को लोकतंत्र की पूर्व शर्तों का अभाव बताया। इसने कहा कि मानवाधिकारों के सम्मान और कानून के शासन का पालन नहीं किया गया। हालांकि अपने चौथे लगातार कार्यकाल की उथल-पुथल भरी शुरुआत ने शेख हसीना को नहीं रोका। क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत और चीन दोनों की यात्राओं का प्लान बनाया। हसीना जून में 2 दिनों के लिए भारत आईं। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे, नदी जल बंटवारे, चिकित्सा रोगियों के लिए एक योजना और बांग्लादेश में यूपीआई के शुभारंभ के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा चीन में शेख हसीना की यात्रा 4 दिनों तक चली। उन्होंने सीसीपी के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की, जिनमें स्वयं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री शामिल थे। इसके बाद 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। फिर भी शेख हसीना ने अचानक अपनी यात्रा समाप्त कर दी, क्योंकि कथित तौर पर वह इस बात से नाराज थीं कि चीन $5 अरब का ऋण देने के अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। इस बीच बांग्लादेश में असंतोष पनप रहा था। इस साल 5 जून को ढाका में उच्च न्यायालय ने शेख हसीना की कोटा प्रणाली को खत्म करने के 2018 के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया। उनकी सरकार के फैसले को अवैध करार दिया गया और उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल कर दिया। इस घटना ने मुख्य रूप से छात्र समुदाय के बीच विरोध की लहर पैदा कर दी। 1 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों और शिक्षकों ने हड़ताल की घोषणा की। 1 हफ्ते के भीतर ही यह प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और राष्ट्रव्यापी बांग्ला बंद की घोषणा कर दी गई। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड्स लगा दिए और राजमार्गों और रेलवे लाइनों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया, लेकिन स्थिति बदतर हो गई। प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। न्यायिक हत्याओं और यातनाओं की खबरों ने इन विरोधों को और तेज कर दिया। हसीना ने अपनी संवेदना व्यक्त की और शांति की अपील भी की, फिर भी हिंसा नहीं रुकी और 4G इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से भी स्थिति में कोई मदद नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट ब्रॉडकास्टर बीटीवी के मुख्यालय के साथ साथ ढाका में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी में आग लगा दी। जैसे ही प्रदर्शन उग्र हुए, हसीना ने विपक्षी दलों पर दोष मढ़ दिया और सैबोटेज के साथ साथ विदेशी प्रभाव का आरोप लगाया। हालांकि उनके कठोर कदमों, विशेष रूप से कर्फ्यू और इंटरनेट कटौती ने विरोध को बढ़ावा देना जारी रखा। हालांकि चीजें तब सुधरने लगी जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए कोटा घटाकर मात्र 5% कर दिया। प्रदर्शनकारियों की प्राथमिक मांग यानी योग्यता के आधार पर एक प्रणाली को बहाल करना वास्तव में पूरा हो गया था। फिर भी शेख हसीना के विरोध के आंदोलन को दबाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुई मौतों ने व्यापक असंतोष के बीज बोए। हसीना ने विरोध के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया। जबकि लोगों का गुस्सा उबल रहा था, सेना को किसी भी कीमत पर विरोध को कुचलने का आदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच इस झड़प में 440 लोगों की जान चली गई। जहां सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोली चलाने से इनकार कर दिया, उन्होंने शेख हसीना पर हमला कर दिया, जिससे उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज़मान ने हसीना को इस्तीफा देने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। विडंबना यह है कि हसीना ने ही उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया था और उन्होंने ही उन्हें न केवल सत्ता से बल्कि देश से भी बेदखल किया। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तुरंत बांग्लादेश की संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। इस बीच एक अंतरिम सरकार अब कार्यभार संभालने वाली है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, उससे हमें यह सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेशी सेना ने शेख हसीना को क्यों त्यागने का फैसला किया।
क्या यह तख्तापलट अमेरिकियों की मौन स्वीकृति के बिना हो सकता था? पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की इसमें क्या भूमिका थी? जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कोई कहता है सीआईए का हाथ है, कोई कह रहा है आईएसआई का हाथ है। वो नाम, वो किरदार खुलकर सामने आने लगे हैं जिन्होंने ये पूरे तख्तापलट को अंजाम दिया है। वो कहाँ बैठे हैं? किस तरीके से प्लानिंग की गई? कब से ये प्लानिंग चल रही थी? अब धीरे धीरे इंटेलिजेंस एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो यूएस और यूके में बैठे हैं, उनके माध्यम से अब यह सच सामने आने लगा है कौन कौन वो बड़े किरदार हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे तख्तापलट को अंजाम दिया। सबसे पहला नाम इसमें आता है वो अमेरिका के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स साउथ एशिया डोनाल्ड लूका आता है। सबको पता है कि वो एक रिजीम चेंज एक्सपर्ट है और उसके ऊपर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इल्जाम लगाया था कि उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्षी नेता इसी के कहने पर लाए थे। लू इस साल मई में बांग्लादेश भी गया था। वो वहाँ तारिक रहमान जो खालिदा जिया का बेटा है और बहुत सारे विपक्षी नेताओं से मिला, पीएनबी के लोगों से मिला और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो इस तख्तापलट में इन्वॉल्व थे। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है, वो है पीटर हास, वहाँ पर जो बांग्लादेश में अमेरिका का एम्बेसडर था और वो एक बहुत ही प्रभुत्व वाले परिवार से आता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन एक बहुत बड़ा संस्थान है अमेरिका में। इसका यही काम है कि किस तरीके से अमेरिका की नीतियों को विदेश की धरती पे लागू किया जाए। हास का पूरा परिवार उस काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति को जो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है उसे अमेरिका ने बांग्लादेश जैसे एक छोटे से देश के अंदर स्टैब्लिश किया, एम्बेसडर बनाया। फिर यह एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है जो हसीना के मन में आना चाहिए था, और यह और भी गंभीर तब हो जाता है जब वो जुलाई को बांग्लादेश छोड़कर भाग गया। उसने ना कि वहाँ की सरकार को बताया, ना कोई इंफॉर्मेशन दी, ना ऑफिस में किसी को बताया, बस एक प्लेन पकड़ा और वहाँ से भाग गया। तब सरकार को अंदाजा होने लगा था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का एम्बेसडर रातों रात फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो बड़ा नाम आ रहा है वहाँ की ये यूनिवर्सिटी है, बिल्डिंग रिसोर्सेस अक्रॉस कम्युनिटीज, एक ऐसा बांग्लादेशी गैर सरकारी संस्थान है जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, अधिक कर्मी है। इस संस्थान को जो पैसा मिलता है वो यूएस एड से मिलता है। यूएस एड भी इस तरह के रिजीम चेंज ऑपरेशंस का काम करती है। साथ ही इस स्थान को मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी पैसा मिलता है। 100 मिलियन की एक यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में चलती है और उसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन में भाग लिया था। ये और इसके बाद तारिक रहमान जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बेटे हैं और फिलहाल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ साथ बीएनपी के 2 अन्य सीनियर मेंबर्स भी इस कांड में इन्वॉल्वड हैं। ये व्यक्ति लंदन से पूरा ऑपरेशन चला रहा था और तारिक रहमान ही इस पूरे आंदोलन का किंगपिन है। पूरे ऑपरेशन जो भारत और हिंदू विरोधी गतिविधि चल रही हैं, वो तारिक रहमान के जरिए आईएसआई ऑपरेटिव्स करा रहे थे जो इसे लंदन में मिले। प्लान का पूरा एग्जीक्यूशन आईएसआई और तारिक रहमान का था और जो फंडिंग और प्लानिंग सीआईए का था। भारत के लिए इसमें जो जानना अति आवश्यक है और जिसके लिए केंद्र सरकार को जांच करना चाहिए अगर उन्हें भारत के लोकतंत्र की चिंता है, वो ये है कि जिन लोगों से तारिक रहमान मिल रहा था इस पूरी तख्तापलट की कार्रवाई से पहले, हमारे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी उन्हीं लोगों के संपर्क में है पिछले 1 साल से। फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, मैं तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इम्पोर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट रीजनल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, इट वाज, I got this message, I will just give you the date when the map, I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid al-Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इन्फॉर्मेशन मिला। और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, अगर मेरे एलिगेशन इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब ने ऑफिशियल कह दे कि ये इन्फॉर्मेशन सटीक है नहीं, देन आई विल कीप द एविडेंस। राहुल गांधी की पिछले साल जून 2023 में हुई 10 दिवसीय अमेरिका यात्रा के आयोजन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) और इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका (IGNA) नामक 2 संगठनों की करीबी भागीदारी ने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।
आईएमसी और आइकना दोनों ही पाकिस्तान के डीप स्टेट की जानी मानी शाखाएं हैं। यह बात उन लोगों को नहीं भूलनी चाहिए इन्होंने राहुल गांधी की गेस्ट लिस्ट और यात्रा कार्यक्रम तैयार किया था। पिछले साल अगस्त 2023 में अमेरिका जाने के बाद राहुल गांधी की मुलाकात डोनाल्ड लू और वेस्टर्न डीप स्टेट के कई लोगों से हुई। वहां से आने के बाद राहुल गांधी ने एक अलग तरीके की उग्र राजनीति शुरू कर दी। On India that is primed. We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. There is going to be a mass upset. Spread kerosene all over the country. You need one spark, and we'll be in big trouble. You need one spark. And we'll be in big trouble. अमीर गरीब तो ये पहले से ही कर रहा था। पिछले साल इसने समाज को जातियों में बांटने का एजेंडा उठाया। उसके बाद ही जातिगत जनगणना का मुद्दा आया था। सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। अलग अलग नेता, उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। जैसा बांग्लादेश में हुआ, ट्यूनीशिया, लीबिया, सीरिया और बाकी अरब देशों में हुआ था। आर्मी का एक बड़ा हिस्सा आंदोलनकारियों के पक्ष में आ गया था। आर्मी में फूट के लिए उसने देखा कि एक अच्छी संख्या में आर्मी के अफसर अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे, तो इसने यही मुद्दा पकड़ लिया और देश के युवाओं को बरगलाता है। इसी के शब्दों में इसका बयान अग्निवीर योजना के बारे में सुनिए। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। या 4 में से आप एक हो। कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिले। जाओ सेना में 5 साल नौकरी करो, घर आ जाओ, फिर से बेरोजगार। शहीद हो जाओगे अगर तुम अग्निवीर में, तो तुम्हें वो दर्जा ही नहीं मिलेगा, तो शहीद को मिलना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really लेकिन देश के 120 करोड़ लोगों को तो इस देश से प्यार है, और अगर इसने और इसके विदेशी दोस्तों ने भारत में आग लगाने की कोशिश की तो सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग और तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतर जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के हिंदू उतर गए हैं। और ऐसा हुआ तो वो बहुत ही भयानक होगा। इसलिए भारत सरकार और न्यायपालिका से निवेदन है, इस जोकर के खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी से कन्वर्शन कराएं। इस इंसान का बाहर रहना देश के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।